एसआर एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है और हम सॉल्व कर रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम के पुराने क्वेश्चन पेपर्स, जिसमें हम इस समय दिसंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर हमने उठाया हुआ है, जिसमें हम पहले वीडियो में 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस को हम उठा चुके हैं और अब हम आगे की क्वेश्चंस को उठा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन ए सूट वेयर द डॉक्ट्रिन इज रेस जुडिकेटा अप्लाइज, यानी कि किसी भी केस में जो हम सूट फाइल करते हैं उसमें रेस जुडिकेटा का जो सिद्धांत है वो कहां पर अप्लाई होता है। पहले हम ये समझ लेते हैं रेस जुडिकेटा होता क्या है। ये हमें सेक्शन नंबर 11 सीपीसी में समझाया गया है कि अगर कोई केस पहले से किसी अन्य कोर्ट में चल रहा हो और उसमें वही पार्टी हो और सब्जेक्ट मैटर भी वही हो तो दूसरी जगह पर केस नहीं डाला जा सकता। और अगर किसी केस का फैसला हो गया है और वही पार्टी सेम मैटर पर केस डालती है तो वो भी नहीं डाला जा सकता। तो इसमें ऑप्शन है द सूट इज लायबल टू बी डिसमिस्ड। ऑप्शन बी है द सूट इज लायबल टू बी स्टेड। फिर ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और डी है नन ऑफ द एबो। तो इसके अंदर है द सूट इज लायबल टू बी डिसमिस्ड, यानी सूट डिसमिस करने योग्य होगा। रेस जुडिकेटा का ये सिद्धांत है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 16 सीपीसी ए सूट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी फाइल्ड इन ए कोर्ट whose local jurisdiction is। इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। सेक्शन 16 सीपीसी का कहता है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति का कोई केस डाला जाएगा तो उसका जो जुरिडिक्शन है वो कौन सा होगा। ऑप्शन ए है वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, वेयर द डिफेंडेंट वॉलंटरी रेजिडिंग और कैरिंग ऑन बिजनेस, यानी या तो वो प्रॉपर्टी वहां पर हो या जो डिफेंडेंट है वो उस जगह पर वहां रह रहा हो या उसका बिजनेस हो। सी है ये दोनों में से दोनों और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबो। तो इसका जो ऑप्शन है वो है वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। सेक्शन 16 और 18 भी यही कहता है कि जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी केस वहां फाइल किया जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है प्लीडिंग मीन्स, यानी प्लीडिंग का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए प्लांट एंड रिटन स्टेटमेंट, ऑप्शन बी प्लांट ओनली, सी रिटन स्टेटमेंट और डी ओरल स्टेटमेंट बाय द प्लीडर। तो इसके लिए हमें सीपीसी का ऑर्डर 6 रूल 1 देखना होगा, जहां पर बताया गया है कि प्लांट एंड रिटन स्टेटमेंट को प्लीडिंग कहा जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऑन फेलियर ऑफ फाइल ए रिटन स्टेटमेंट अंडर ऑर्डर 8 रूल 10 ऑफ सीपीसी द कोर्ट में, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर रिटन स्टेटमेंट फाइल करने में फेल हो जाओ, यानी अगर कोई व्यक्ति रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है तो ऑर्डर 8 रूल 10 के अकॉर्डिंग कोर्ट क्या कर सकता है। ऑप्शन ए पास एनी अदर ऑर्डर, ऑप्शन बी है ऑर्डर फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द डिक्री, ऑप्शन सी मे प्रोनाउंस द जजमेंट एट ऑन्स और ऑप्शन डी है एनी ऑफ द अबोव। यानी या तो वो कोई और ऑर्डर पास कर सकता है या जो डिक्री है उसको काट सकता है या फिर कोई जो पूरा का पूरा जजमेंट है वो एक बार में दे सकता है या इनमें से। तो इसका जो आंसर है वो है ऑफ द अबोव। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20,
अंडर सेक्शन 59 to 60 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द ओरल स्टेटमेंट मीन्स, यानी सेक्शन 59 और 60 इंडियन एविडेंस एक्ट ओरल स्टेटमेंट को क्या समझता है या उसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए है ऑल स्टेटमेंट मेड बिफोर द कोर्ट बाय द विटनेस। ऑप्शन बी ऑल स्टेटमेंट मेड बिफोर द पुलिस बाय द एक्यूज्ड। ऑप्शन सी ऑल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच ए विटनेस हियर्ड टू से, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल स्टेटमेंट मेड बिफोर द कोर्ट बाय द विटनेस, यानी कोर्ट के सामने विटनेस के द्वारा जो भी स्टेटमेंट कही जाएगी, ओरल स्टेटमेंट, वो मानी जाएगी। वो सेक्शन 59 to 60 इंडियन एविडेंस एक्ट का बताता है। यही बात सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट में भी कही गई है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अंडर द एविडेंस एक्ट कोर्ट इंक्लूड्स, यानी एविडेंस एक्ट में कोर्ट किसे कहा गया है, कोर्ट में किसे किसे शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए है ऑल जजेस, ऑप्शन बी ऑल मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी ऑल आर्बिट्रेटर, और ऑप्शन डी है ए एंड बी, यानी जजेस और मजिस्ट्रेट। तो इसका जवाब हम देखते हैं। ऑप्शन डी ए एंड बी, यानी जजेस और मजिस्ट्रेट को कोर्ट कहा गया है एविडेंस एक्ट में। आर्बिट्रेटर को इससे अलग रखा गया है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एडमिसिबिलिटी ऑफ कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मे बी प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ, यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो एडमिसिबल है प्रूफ के लिए, तो उसे किस प्रोविजन के जरिए देखा जाएगा। ऑप्शन ए है अंडर सेक्शन 61 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, अंडर सेक्शन 65, ऑप्शन सी है अंडर सेक्शन 65 बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबोव। तो इसका जो ऑप्शन है वो है अंडर सेक्शन 65 बी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होता है उसको एडमिट किया जा सकता है एज ए प्रूफ, लेकिन वो एक जो इसकी एविडेंस की जो कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करता हो। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विच इज नॉट ए पब्लिक रिकॉर्ड एज पर ऑफ प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसे पब्लिक रिकॉर्ड नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द एक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द सॉवरेन अथॉरिटी, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द एक्ट और रिकॉर्ड ऑफ ऑफिशियल बॉडी ट्रिब्यूनल्स, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट एंड कॉरस्पॉन्डेंस फ्रॉम एडवोकेट एंड नोटरी ऑफिस, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट एंड सर्कुलर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सेक्शन 74 और 75 में इंडियन एविडेंस एक्ट के कहा गया है कि डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग एक्ट द रिकॉर्ड ऑफ सॉवरेन अथॉरिटी, यानी किसी अथॉरिटी सॉवरेन अथॉरिटी के पास अगर कोई रिकॉर्ड है तो वो एविडेंस, वो प्रूफ माना जाएगा, वो रिकॉर्ड माना जाएगा। और अगर कोई रिकॉर्ड ऑफिशियल बॉडी ट्रिब्यूनल के पास है उसे भी रिकॉर्ड में माना जाएगा। और अगर कोई यूनिवर्सिटी के पास भी अगर कोई ऑर्डर है वो सब माने जाएंगे, लेकिन इसमें जो एडवोकेट और नोटरी ऑफिस में जो रिकॉर्ड है उसे नहीं माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है
सेक्शन 67 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 प्रोवाइड्स। तो समझ में आ गया होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 67 क्या प्रोवाइड करता है, यानी नीचे जो ऑप्शन है उनमें से। ऑप्शन ए है पोसेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस वाइल ड्राइविंग, यानी ड्राइविंग के समय ड्राइवर्स को लाइसेंस रखना जरूरी है। ऑप्शन बी है पोसेशन ऑफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट एंड पीयूसी सर्टिफिकेट इन द व्हीकल, यानी जब कोई गाड़ी चलाता है या गाड़ी में इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ऑप्शन सी रिवोकिंग ड्राइविंग लाइसेंस इफ ड्रंक ड्राइविंग इज डिटेक्टेड, यानी कि अगर ड्राइवर ने ड्रिंक की हुई है तो उसका जो लाइसेंस है वो निरस्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी स्टेट गवर्नमेंट्स पावर टू कंट्रोल द रोड ट्रांसपोर्ट, तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। सेक्शन 67 कहता है स्टेट गवर्नमेंट्स पावर टू कंट्रोल द रोड ट्रांसपोर्ट, यानी ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी आर बाइंडिंग ऑन। सेक्शन जो 80 है सीपीसी का वो प्रोविजन करता है और बाइंड करता है किसको? ऑप्शन ए हाई कोर्ट, ऑप्शन बी कोर्ट ऑफ सिविल जज, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट जज और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका जवाब तो ऑल ऑफ द अबोव ही होगा, क्योंकि सेक्शन 80 इसमें सबको बाउंड करता है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है टेम्पररी इंजेक्शन कैन बी ग्रांटेड। टेम्पररी इंजेक्शन ग्रांट हो सकता है, माना जा सकता है। कब माना जा सकता है? इसके बारे में जो ऑप्शन है सो मोटो, एक्स पार्टी, हियरिंग बोथ पार्टी, नन ऑफ द अबोव। तो इसके लिए हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देखना होगा, जिसका सेक्शन 37 देखना होगा। तो उसमें ये कहता है कि एक्स पार्टी, तो इसका यही आंसर है, यानी टेम्पररी जो इंजेक्शन है वो एक्स पार्टी में माना जा सकता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राइट टू अपील इज ए। अपील करने का अधिकार है किसको? ऑप्शन ए नेचुरल राइट्स, ऑप्शन बी इनहेरेंट राइट्स, ऑप्शन सी स्टैट्यूटरी राइट्स और ऑप्शन डी डिलेटेड राइट्स। यानी कि सिविल केसेस में सेक्शन 96 है और क्रिमिनल केस में 372 है, जो कि हमें ये अधिकार देता है कि हमें अपील करने का अधिकार होता है। तो ये इसका सही जवाब है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लास्ट अमेंडमेंट टू इंडियन सक्सेशन एक्ट वाज मेड इन, यानी इंडियन सक्सेशन एक्ट में कौन से सन में अमेंडमेंट हुआ था? आखिरी जो इसमें अमेंडमेंट था वो कौन से सन में हुआ था? तो इसका जवाब है कि 2002, सन 2002 में ये लास्ट अमेंडमेंट हुआ था इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए देयर कैन बी विल विदाउट ए कॉडिसिल, यानी विल कोडिसिल के बिना भी हो सकती है। कोडिसिल क्या होता है? कोडिसिल होता है जब हम किसी को व्याख्या के रूप में किसी शब्दकोश का उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं। ऑप्शन बी है देयर कैन बी कोडिसिल विदाउट ए विल। एक कोडिसिल भी हो सकता है विल के बिना। ऑप्शन सी एवरी विल हैज ए कोडिसिल। जो जितने भी विल होती हैं वो कोडिसिल होती हैं। और ऑप्शन डी है ए कोडिसिल प्रोसीड्स ए विल। तो जो इसका सही जवाब है वो है देयर कैन बी ए विल विदाउट ए कोडिसिल,
यानी कोई भी विल बिना किसी कोडिसेल के भी हो सकती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 30। एज पर सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट, ए विल शुड बी अटेस्टेड बाय। इंडियन सक्सेशन एक्ट सेक्शन 63 में कहा गया है कि एक विल को अटेस्टेड होना चाहिए। किसके द्वारा? ये नीचे ऑप्शन दिए गए उनमें से किसी के। ऑप्शन ए है बाय 2 विटनेस, ऑप्शन बी है बाय 2 और मोर विटनेस, ऑप्शन सी है ओनली 1 विटनेस हु इज नॉट ए रिलेटिव ऑफ टेस्टेटेड, और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो जवाब है वो है बाय 2 और मोर विटनेस, यानी 2 और या उससे ज्यादा विटनेस होंगे तो उनके जरिए विल अटेस्ट होनी चाहिए, चाहे वो रिलेटिव भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमने ये दूसरे वीडियो में 15 क्वेश्चंस को उठाया है और हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो आपका प्यार और सहयोग की हम उम्मीद रखते हैं। तो इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। जय हिंद।